नमस्कार, मैप इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर लगातार आप कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कौन कौन से प्रोग्राम इस समय आप देख रहे हैं। सबसे पहले सुबह मॉर्निंग क्विज नाम से एक प्रोग्राम आता है जो UPSC के लेवल के 10 सवाल डेली लाइव टेलीकास्ट किए जाते हैं। 10 क्वेश्चंस को डील किया जाता है। पहला तो उससे ये हो गया। दूसरा मुद्दे की बात कार्यक्रम आता है। मुद्दे की बात कार्यक्रम में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी गहरी समझ आपको दी जाती है और उस पर थोड़ा रिसर्च करके अच्छे से उसको तैयार करके बनाया जाता है अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा। एक प्रोग्राम है क्विक न्यूज़, जो रिसेंट न्यूज़ हैं, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं, वो जैसे ही ये न्यूज़ आते हैं इनको प्रोड्यूस किया जाता है, जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाया जाता है। ये 3 प्रोग्राम हो गए। इसके बाद एक न्यूज़ एट 9 प्रोग्राम है जो रोज रात 9 बजे मेरे साथ आप देखते हैं। दिन भर के करंट अफेयर्स के जो खबरें रहती हैं उनको ठीक से बनाकर कंपाइल करके अच्छे से एक कंपाइलेशन दिया जाता है और शनिवार को पूरे हफ्ते का कंपाइलेशन आपको दिया जाता है। तो ये रात 9 बजे चलता है। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स सेंटर करके प्रोग्राम है। स्पोर्ट्स सेंटर प्रोग्राम में आप पूरे हफ्ते की स्पोर्ट्स की खबरों को देखते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स आप इस समय देख रहे हैं और मैप इन न्यूज़ प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिसका पिछला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि इस एपिसोड की शुरुआत हम करेंगे पिछले हफ्ते जो हमने पिछले एपिसोड में जो सवाल छोड़ा था आपके लिए उसके साथ करेंगे। तो आइए मैप इन न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। सवाल था, आल्प्स ग्लेशियर हीट वेव की वजह से तेजी से पिघल रहे हैं और पिछले 60 वर्षों के दौरान इतनी गिरावट पहली बार दर्ज की गई है। और इसी पर हमने आपसे सवाल पूछा था कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, एंडीज, रॉकीज, एटलस और आल्प्स, इनमें पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या होगा? ये आपका सवाल था। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दिए हैं और बहुत सारे लोगों के जवाब सही हैं, मैक्सिमम लोगों के जवाब सही हैं। ये अच्छी बात है कि आप अवेयर हैं। चलिए इस सेशन की शुरुआत करें। उससे पहले जल्दी से अपना एटलस खोल लीजिए, अपना मैप खोल लीजिए और उस पर मार्क करना शुरू कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि आल्प्स का फैलाव किन मेजर कंट्रीज में है, मतलब मेजरली आल्प्स कहां कहां पर फैला हुआ है। तो जब आप देखेंगे ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये पूरा आल्प्स का फैलाव है, ठीक है। अब किन किन कंट्रीज में है इसको देख लीजिए। सबसे पहले है फ्रांस, ये फ्रांस वाला इलाका है, फिर स्विट्जरलैंड और इधर इटली। तो एक सेट हो गया फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली का। यहां पर एक कंट्री है LIE जो लिखा हुआ है, इसका नाम है लिंक्टेनस्टाइन। छोटा सा यहां कंट्री है। किसके किसके बीच में बॉर्डर है? स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एक कंट्री है लिंक्टेनस्टाइन। तो फ्रांस हो गया, यहां हो गया स्विट्जरलैंड, इटली, लिंक्टेनस्टाइन, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया और यहां है जर्मनी, ठीक। तो 6-7 कंट्रीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो मेजर पोर्शन आल्प्स का है इन 7 कंट्रीज में है, बाकी छोटे मोटे जो कंट्रीज हैं उनको अभी छोड़ दीजिए। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली एक सेट हो गया, बीच में लिंक्टेनस्टाइन हो गया और एक सेट हो गया जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया का। तो आल्प्स का पूरा फैलाव जो है वो आपको पता होना चाहिए। यहां माउंट ब्लांक जो फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर यहां पर है, माउंट ब्लांक जो इसका हाईएस्ट पीक, माउंट ब्लांक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सवाल पर आ जाइए। आपसे पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम क्रम बताना है। तो सबसे पहले जो सवाल के माउंटेन्स हैं उसमें सबसे पहला रीजन आएगा आल्प्स का। तो एक आल्प्स हो गया पूर्व में, फिर एटलस 2 और फिर एंडीज 3, फिर रॉकीज 4, ठीक है। तो ये वहां क्रम नहीं है, मैं ऐसे 1 2 3 4 बता रहा हूं पूर्व से पश्चिम। वहां का क्रम आइए देख लेते हैं। वहां का क्रम है, सबसे पहले आएगा आल्प्स यानी 4 नंबर, उसके बाद आएगा एटलस 3 नंबर, फिर एंडीज और रॉकीज यानी 4 3 1 2 इसका क्रम बनेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। एकदम स्पष्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से। आइए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 36 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में
तेजी से रिकवरी दर्ज की गई है। ये रिकवरी उत्तर और मध्य भागों में दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस द्वारा जारी किया गया है, ये खबर है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात और कह दूं कि इसकी प्रमुख नदियां आल्प्स से प्रवाहित होने वाली, ये आप जरूर देखिएगा, मैं अभी नहीं बता रहा हूं, इसको हम किसी और क्लास में करेंगे, लेकिन आप एक बार अपने एटलस में देखिए कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, अब इस खबर पर क्या हम बना सकते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ में रिकवरी हो रही है तेजी से, ये एक पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही अच्छी खबर है। इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बन रहा है कि दुनिया में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं। प्रवाल भित्तियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में प्रवाल भित्तियां केवल पश्चिमी तट पर पाई जाती हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है, ये बताना है आपको। केवल एक और तीन, केवल एक और दो, और एक, दो और तीन सभी। इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रवाल भित्तियां किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, उसको भी हम देखेंगे, प्रवाल भित्तियों से ही संबंधित। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया का, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है दुनिया का। ठीक है, और इसमें एक आध और जो तथ्य हैं वो भी आपको जानना चाहिए। जैसे ये जानिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा, इसको इस तरह से यहां से गुजरती है, तो ग्रेट बैरियर रीफ से होकर मकर रेखा गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां बहुत ज्यादा कोरल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं। करीब 400 प्रजातियां इसमें कोरल्स की हैं इस ग्रेट बैरियर रीफ में। 2500 के करीब इंडिविजुअल रीफ्स हैं। ठीक है, 900 के करीब रीफ आइलैंड्स हैं, रीफ आइलैंड्स हैं। तो यहां सबसे ज्यादा सघन हैं प्रवाल भित्तियां इस पूरे एरिया में। अब एक और बात ये जानना चाहिए कि 1981 का साल था इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण, जब यूनिसेफ ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। ठीक है, ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को देता है, ये तो पता ही होगा आपको। 1981 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। एक सवाल पूछा गया यूपीएससी 2022 में, जो डायरेक्ट मैप से रिलेटेड नहीं है लेकिन कोरल रीफ से रिलेटेड है। सवाल था कि निम्नलिखित स्थितियों में किस एक में जैव शैल प्रौद्योगिकी यानी बायो रॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं? बहुत ही आसान सवाल था। अगर आप अखबार पढ़ते रहते और अगर आप करंट अफेयर से जुड़े रहते, इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दिया जा सकता था। ऑप्शंस थे क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स की बहाली, पादप अवशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री का विकास, शेल गैस के अन्वेषण निष्कर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, और वनों या संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए लवण लेहिकाएं यानी सॉल्ट लिक्स उपलब्ध कराना। और इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों को कोरल रीफ्स की बहाली, मतलब कोरल रीफ्स के रेस्टोरेशन के लिए एक टेक्नोलॉजी जो न्यूज में रही है वो है बायो रॉक टेक्नोलॉजी। और इसीलिए यूपीएससी 2022 में सवाल पूछा गया। सवाल क्यों पूछा गया मैं आपको बताऊं कि गुजरात के वन विभाग ने प्लस जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ZSI, और गुजरात के वन विभाग ने मिलकर एक प्रयोग किया था कच्छ की खाड़ी में, गल्फ ऑफ कच्छ में। तो कच्छ की खाड़ी में क्या प्रयोग किया था? बायो रॉक टेक्नोलॉजी की मदद से कोरल रीफ्स के रेस्टोरेशन की कोशिश की गई थी। और इसीलिए ये 2020 की बात है, और इसीलिए 2022 में बायो रॉक टेक्नोलॉजी पर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया। अब बायो रॉक टेक्नोलॉजी में क्या होता है इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। क्या होता है कि हम सी सरफेस पर यहां हम लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं। उससे क्या होते हैं? मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। जब मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं तो फिर उनको विद्युत संचयन प्रक्रिया के द्वारा, इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेशन के प्रोसेस के द्वारा हम उसको कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील करते हैं। मिनरल्स जो डिसॉल्व्ड मिनरल्स हैं उनको कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट बनाकर हम एक कृत्रिम आर्टिफिशियल रीफ तैयार कर देते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो कहलाता है ये कहलाता है बायो रॉक टेक्नोलॉजी।
ठीक है, तो ये प्रयोग किया गया था कच्छ की खाड़ी में 2020 में, और इसमें वैज्ञानिकों ने सोलर पैनल की मदद ली थी। अब देखिए यहां क्या होता है कि इस तरीके से एनोड और कैथोड बना दिए गए, लो वोल्टेज करंट को फ्लो कराया गया, खनिज डिसॉल्व हुए। अब कैथोड पर आ जाएगा कैल्शियम, ठीक है, क्योंकि कैथोड नेगेटिव आयन है और कैल्शियम पॉजिटिव आयन है, और एनोड पर आ जाता है कार्बोनेट आयन। तो फिर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता है रीफ क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो CaCO3 बेसिकली यहां पर एक्यूमुलेट किया जाता है। कैसे? इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेशन के मेथड से। जब ये हो जाता है तो एक तरीके से हम कृत्रिम तरीके का रीफ बना देते हैं, और फिर जो कोरल्स की एनर्जी लगती है रीफ तैयार करने में, स्केलेटन जो उसका तैयार होता है, अब वो एक बना बनाया रीफ है, तो कोरल उस पर 4 से 6 गुना ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। तो कोरल्स के ग्रो कराने के लिए ये एक बहुत अच्छी तकनीक इस्तेमाल की गई है पूरी दुनिया में, और ये पुरानी तकनीक है, इसका एप्लीकेशन अब शुरू हो रहा है। इसलिए इस सवाल को पूछा गया था आपसे एग्जाम में 2022 में। कहने का मतलब ये कि जब भी आप इस तरह के सवालों को या तकनीक को देखिए तो इसमें ये सोचिए कि एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते ही होंगे, ये भी समझिए कि किन तरह के खबरों को अखबारों से पिक करना है, या फिर करंट अफेयर्स के किसी वीडियो को आप देख रहे हैं या फिर कहीं से पढ़ रहे हैं, तो किन तरह के खबरों को पिक करना है, उनकी टेक्नोलॉजी को जानना है, उससे सवाल बन सकता है। अब यहाँ बहुत आसान सवाल है कि जिसको भी ये पता हो कि कोरल रीफ से संबंधित है वो इसको सही करके आएगा। चलिए, अब जो सवाल पूछ रहा है कि प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं सबसे ज्यादा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसकी वजह क्या है कि प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 29 डिग्री सेल्सियस आइडियल कंडीशन है कि इतना तापमान तो चाहिए ही चाहिए। मतलब 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे प्रवाल भित्तियां नहीं बन सकती हैं, क्योंकि कोरल्स उसमें सरवाइव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब है प्रवाल भित्तियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया में है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रवाल भित्तियों ग्रेट बैरियर रीफ की वजह से, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, प्रवाल भित्तियों का सर्वाधिक जो संकेंद्रण है वो बेसिकली इस पोर्शन में है, इंडोनेशिया की तरफ है, न कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ। आपको नहीं दिख रहा होगा व्हाइट पे व्हाइट होने की वजह से। ये जो पोर्शन है यहां सबसे ज्यादा संकेंद्रण है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो सबसे सघन वहां पर डेंस है प्रवाल भित्तियां, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर टोटल एरिया के बारे में बात करेंगे तो वो एरिया ये निकल के आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, सर्वाधिक क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है भारत में प्रवाल भित्तियां केवल पश्चिमी तट पर पाई जाती हैं। दो सावधानी बरतनी है, जहां भी केवल शब्द का इस्तेमाल हो जाए वहां सावधान हो जाइए, भरपूर चांसेस है कि वो स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक, तो केवल पश्चिमी तट पर पाई जाती हैं ऐसा नहीं है, यह भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको एरियाज पता है इंडिया में कहां कहां पाई जाती हैं। मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, ठीक है, अंडमान निकोबार एरिया है, इसके बाद महाराष्ट्र और गोवा के जो बॉर्डर इलाके हैं, जो कोस्टल इलाके हैं महाराष्ट्र और गोवा के, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक, मन्नार की खाड़ी वाला इलाका हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ जहां पर बायोरॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, लक्षद्वीप हो गया। ये सारे प्रवाल भित्तियों वाले क्षेत्र हैं। तो केवल पश्चिमी तट पर कहना गलत हो जाएगा। इसलिए इस स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट राइट है, और पहला है वो है पहला, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी यूरोप के कोसोवो में अल्पसंख्यक सर्ब और अल्बानियाई नेतृत्व वाली सरकार के बीच तनाव बढ़ रहा है। हुआ यह है कि कोसोवो के जो नॉर्थ वाले इलाके हैं जहां सर्ब लोग रहते हैं बहुत सारे, उन लोगों को कहा गया कि अब सर्बियाई सरकार के द्वारा जो आपकी गाड़ी पर नंबर प्लेट अभी तक चल रहा था वो अब नहीं मान्य होगा।
कोसोवो गवर्नमेंट के द्वारा आपको नंबर प्लेट जो दिया जाएगा वही मान्य होगा। अब देखिए 1999 में 1998 से 99 तक कोसोवो वॉर हुआ था, ठीक है, और 2008 में कोसोवो ने अपने आप को एक तरफा तौर पर, मतलब एक तरफा तरीके से अपने ही से कह दिया कि भाई हम स्वतंत्र हैं। अब इसको पूरे विश्व में सभी देशों से मान्यता नहीं है। 97 करीब कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस की जिन्होंने इसको मान्यता दे रखा है। होता क्या है कि यहाँ ये जो ब्लू वाला एरिया है, इस ब्लू वाले एरिया में सर्बिया के लोग रहते हैं, मतलब प्रो सर्बिया, सर्बिया वाले ही लोग रहते हैं। और ब्लू जहां जहां सेटलमेंट दिख रहा है ये सब सर्बिया वाले लोग हैं। ये अभी तक जो गाड़ी चला रहे थे उसमें सर्बियाई गवर्नमेंट द्वारा जारी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अब हुआ कि कोसोवो ने कहा कि भाई वो नंबर प्लेट चलेगा नहीं। ये लोग जो नॉर्थ में रहते हैं ये नहीं मानते हैं कि कोसोवो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, तो इसलिए ये टकराव चलते रहता है यहां पर। तो कोसोवो के बारे में जान लीजिए कि कोसोवो न्यूज में है तो बॉर्डर क्या क्या है। एक तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसकी राजधानी है प्रिस्टिना। लैंडलॉक्ड कंट्री में ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इसका जो कवरेज बॉर्डर कवर किया है वो सर्बिया ने कवर किया हुआ है। फिर मोंटेनेग्रो है, उसके बाद है अल्बानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया। तो 4 ही कंट्रीज हैं जो इसके पूरे बॉर्डर बनाती हैं इसके साथ। सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया, यही 4 कंट्री हैं और इसकी राजधानी है प्रिस्टिना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पर्वत दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश। सार, कोसोवो, कॉकेसस, यूक्रेन, टॉरस, तुर्की, जाग्रोस, ईरान। कौन सा यह से युग्म सही सुमेलित है या हैं? 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2 और 3 और 2, 3 और 4। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो इलाका है सर्बिया के नक्शे में, यहां सार माउंटेन्स हैं, सॉरी कोसोवो के नक्शे में यहां सार माउंटेन्स हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये यहां सार माउंटेन्स है। तो कोसोवो सार माउंटेन्स एकदम सही है। कॉकेसस देख लेते हैं। कॉकेसस कैस्पियन सागर और ब्लैक सी के बीच के रीजन में कॉकेसस माउंटेन्स फैला हुआ है। मेजरली जो इसमें कंट्रीज हैं वो रशिया का जो साउथ वाला हिस्सा है, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान और अर्मेनिया। साउथ में रशिया, ये जॉर्जिया का इलाका हो गया, अर्मेनिया हो गया यहां पर, और अजरबैजान, ठीक है। तो मेजरली ये 4 कंट्रीज हैं। बॉर्डर टच करता है टर्की से भी और ईरान से भी, ठीक है। लेकिन जो मेजर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? रशिया, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। तो कॉकेसस इस तरीके से फैला हुआ है। माउंट एल्ब्रूज इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि रशिया में, यहां है एल्ब्रूज, ठीक है। 2 हिस्सों में बटा हुआ है कॉकेसस, ग्रेटर कॉकेसस और लेसर कॉकेसस। माउंट एल्ब्रूज इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यहीं ईरान में है जाग्रोस और तुर्की में है टॉरस, ठीक। ये ईरान वाला एरिया है और ये टर्की वाला एरिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉकेसस यूक्रेन में है तो ये गलत हो जाएगा। टॉरस तुर्की में है, भी बिल्कुल सही है, और जाग्रोस ईरान में है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी 1, 3 और 4 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 3 और 4। हाल में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की ओंग वैली में 5 मिलियन वर्ष पुराने आइस कोर की खोज की है, जो अब तक खोजा गया सबसे पुराना आइस कोर होगा। ये खोज किया है एपिका ने। एपिका का मतलब होगा यूरोपियन प्रोजेक्ट फॉर आइस कोरिंग इन अंटार्कटिका। 2 इंफॉर्मेशन इसमें से देख लीजिए। पहला, ओंग वैली कहां पर है? ओंग वैली है अंटार्कटिका में। दूसरा, इसके कोर, जो आइस कोर खोजने के लिए यूरोपियन प्रोजेक्ट है, इसका नाम है एपिका, यूरोपियन प्रोजेक्ट फॉर आइस कोरिंग इन अंटार्कटिका। आइस कोर पर ही इनका काम है और ये 5 मिलियन साल पुराना, अब तक का सबसे पुराना आइस कोर खोजा गया है। यहां पर आप देखिएगा, आइस कोर इसी को कहते हैं, सिलेंडर के आकार का ये है आइस कोर, ठीक है। तो ये बीच बीच में मिलते रहते हैं। अब इसमें पता लगाया जाता है कितने साल पुराने हैं ये।
देखिए, अंटार्कटिका की बात आई है तो अंटार्कटिका में सबसे पहले तो आपको ओंग वैली जानना चाहिए। ओंग वैली किस तरफ है? नॉर्थ वाले रीजन में ओंग वैली, ठीक है, इसको कहेंगे आप नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन क्या बनता है? विश्व का 3/4 शुद्ध जल आर्कटिक में है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रसिद्ध ओंग वैली अंटार्कटिका महाद्वीप में अवस्थित है और भारत का पोलर अनुसंधान संस्थान भारतीय रॉस सागर के नजदीक है। आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें सही है या फिर हैं। सबसे पहले जानिए कि पूरे जो अंटार्कटिका है उसको ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स लगभग 2 हिस्सों में इस तरीके से बांटता है। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स, इसको जो ये एरिया है जिसको आप वेस्ट वाला कहेंगे इसको कहेंगे लेसर अंटार्कटिका और ईस्ट वाले को कहेंगे ग्रेटर अंटार्कटिका, ठीक है। पहली बात ये हो गई। कुछ सी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको देखना चाहिए, जैसे वेडल सी है, फिर बेलिंगशॉसेन सी है, फिर अमंडसन सी है, फिर रॉस सी है जो कि पेट्रोलियम के रिजर्व के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर है डेविस सी। तो ये भी आपको ध्यान पर रखना चाहिए। अगर मुख्य सागरों की बात करें तो एक सीक्वेंस में ध्यान पे रखिए कि कहां क्या है। वेडल सी, बेलिंगशॉसेन सी, अमंडसन सी, रॉस सी और डेविस सी, ये पूरा क्रम है। अब यहां माउंट इरिबस है जो कि एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, माउंट इरिबस। अब आपको एक और बात पता होना चाहिए कि पूरे आर्कटिक को घेर रखा है सदर्न ओशन ने, ठीक, आर्कटिक घिरा हुआ है सदर्न ओशन से, और 70% जो फ्रेश वाटर है दुनिया का वो यहीं पर है अंटार्कटिका में, ठीक है। चलिए, दूसरी बात, ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो अब एक एक करके स्टेटमेंट्स देखते जाइए। विश्व का 3/4 शुद्ध जल आर्कटिक में है, ये गलत है। कहां पर है? विश्व का 3/4 शुद्ध जल अंटार्कटिक में है, ना कि आर्कटिक में। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। कैसे कैसे है? पहला है एशिया, दूसरा जो है वो है अफ्रीका, ठीक है, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, ठीक। के बाद 5वां अंटार्कटिका, छठा हो गया यूरोप और 7वां हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इन 7 का क्रम भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा एशिया है, ये 5वें नंबर पर अंटार्कटिका है और इस तरीके से क्रम इसका बटा हुआ है। अब देखिए, इस स्टेटमेंट में भी ये कह रहा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये कौन सा है? 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ओंग वैली आप जान गए हैं कहां पर है? अंटार्कटिका में है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में उपस्थित है ओंग वैली, ये बिल्कुल सही है। और भारत का पोलर अनुसंधान संस्थान भारतीय रॉस सागर के नजदीक है। पोलर अनुसंधान संस्थान 3 है। पोलर अनुसंधान संस्थान जो है भारत के, वो अंटार्कटिका में है। एक है दक्षिण गंगोत्री, जो अब डीकमीशन्ड हो चुका है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण गंगोत्री नाम से जो पोलर अनुसंधान संस्थान है ये डीकमीशन्ड हो चुका है। फिर है मैत्री जो इसी के पास में है और ये कमीशन्ड है अभी। और है यहां पर भारती, ठीक है। तो भारती हो गया आपका जो ईस्टर्न साइड है वहां पर है। नॉर्थ साइड में दक्षिण गंगोत्री और मैत्री हैं। मैत्री अभी कमीशन्ड है, दक्षिण गंगोत्री डीकमीशन हो चुका है। तो लेकिन सवाल कह रहा है कि ये भारती जो है रॉस सागर के नजदीक है। तो ध्यान पे ये रखना है कि ना भारती, ना दक्षिण गंगोत्री, ना फिर मैत्री,
तीनों में से कोई भी रॉस सागर के नजदीक नहीं है, ये आपको इतना ख्याल रखना है। अब आइए स्टेटमेंट्स पर, तो आपको पता चलेगा कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है, और वो स्टेटमेंट क्या है? प्रसिद्ध ओंग वैली अंटार्कटिका महाद्वीप में अवस्थित है। यानी केवल 3, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, हर बार की तरह एक सवाल मैं आपको दे देता हूं, इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके मुझे बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। सवाल क्या है? सवाल यह है कि निम्नलिखित में कितनी नदियां पेरियार की सहायक नदियां हैं? मुल्लायार, पंबा, चलाकुडी, काबनी। सही विकल्प आपको बताना है, सही विकल्प है या है केवल 1 नदी, केवल 2 नदी, केवल 3 नदी और सभी चारों नदी। ध्यान रखिए, इस सवाल में ए ऑप्शन ये है, बी इसके नीचे है, तो ये गलती मत कीजिएगा कि इसको बी मान लीजिएगा। ए बी सी डी इस तरह से ऑप्शन बना हुआ है, केवल 1 नदी, केवल 2 नदी, केवल 3 नदी या फिर सभी चारों नदी। उम्मीद है आपको ये पहल अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो तो बिना हिचकिचाए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। अगले एपिसोड में इस सवाल का जवाब देखेंगे। आप जवाब कमेंट में भी दे दीजिए, फिर चेक करेंगे उसको, और नए खबरों को देखेंगे कि मैप पर किस तरीके से हम याद रखें, प्रेजेंटेशन उसका देखें, और किस तरीके से हम अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही रखते हैं, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।